हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, आइए उसकी पहले समझते हैं इस चीज़ को। तो हिमांक में अवनमन क्या है? जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और हिमांक में कमी हो जाती है। हिमांक में होने वाली यह कमी कहलाती है हिमांक में अवनमन। इसे हम डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं चीज़ क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा हिमांक को, कि हिमांक क्या होता है। आइए हिमांक को समझते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो मान के चलिए कि कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है और द्रव अवस्था से वो ठोस अवस्था में बदलता है। तो जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो जिस बिंदु पर यह द्रव से ठोस अवस्था में बदलता है उस बिंदु को या उस ताप को हम कहते हैं हिमांक। तो हिमांक वह ताप होता है जिसमें द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है। तो हम आगे की बात करते हैं अब। तो ध्यान रखिएगा आप कि हिमांक में अवनमन के अवधारणा को हम समझने जा रहे हैं। तो इस पूरी अवधारणा को हम कैसे समझेंगे, आइए। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि हमारे पास एक शुद्ध विलायक है। ये हमने एक शुद्ध विलायक लिया हुआ है और यहाँ हम बीच में एक लाइन खींच देते हैं। चलिए, ये शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक। और देखिए बेटा, यहाँ पर अवस्था है ठोस और यहाँ पर अवस्था है द्रव। गौर करेंगे, ये शुद्ध विलायक है। इस वक्त ये द्रव अवस्था में है और इस वक्त ये ठोस अवस्था में है। तो इसके ऊपर जो वाष्प दाब लग रहा है, ये वाष्प दाब जो होता है वो सेम होता है, समान होता है। तो द्रव अवस्था से वह ठोस अवस्था में बदल रहा है और इस वक्त इन दोनों के ऊपर जो दाब लग रहा है, वाष्प दाब जो लग रहा है, वो समान है। अब हम बात कर रहे हैं कि विलयन की। हमारे पास एक ऐसा विलयन है जिसमें हमने, देखिए ये विलयन है, ये विलयन की द्रव अवस्था है और ये विलयन की ठोस अवस्था है। ये हमारे पास है विलयन। गौर करेंगे, तो गौर करिए बेटा, ये एक ऐसा विलयन है जिसमें विलायक वाष्पशील है और विलेय अवाष्पशील है। तो इस विलयन में यहाँ पर ऊपर पे जो वाष्प दाब लग रहा है, ये वाष्प दाब इसकी तुलना में कम है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो यहाँ का वाष्प दाब अधिक है और यहाँ का वाष्प दाब कम है। ध्यान रखिएगा कि वाष्प दाब बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है, या तापमान बढ़ता है तो वाष्प दाब भी बढ़ता है। तो वाष्प दाब कम होगा तो तापमान यानी हिमांक भी क्या होगा? कम होगा। तो इसका वाष्प दाब अधिक है इसलिए इसका हिमांक अधिक होगा। चूँकि अब हमने इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया और ये विलयन बन गया तो इसका वाष्प दाब कम हो गया, तो इसका हिमांक भी क्या हो जाएगा? कम। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो हमें एक विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है तो उसके हिमांक में भी कमी हो जाती है। हिमांक में होने वाली यह कमी कहलाती है हिमांक में अवनमन। आइए अब इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ग्राफ के द्वारा इसको समझेंगे। तो आइए हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। हम यहाँ पर वाष्प दाब और ताप के बीच में ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ये ग्राफ है। हमने यहाँ पर ताप ले लिया और यहाँ पर हमने वाष्प दाब ले लिया।
इस तरह से ताप और ये वाष्प दाब। अब ताप और वाष्प दाब के बीच हमने ग्राफ खींचा तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। और ये इसके बिंदु है। देखिए बेटा, ये है एक वक्र ए और ये है वक्र बी, ये है वक्र सी डी और ये है वक्र ई और ये एफ। अब ये वाला जो वक्र है ये विलायक के लिए है और ये वाला विलयन के लिए है। यहाँ पर दाब है P1, इसके सापेक्ष ताप है T1। यहाँ पर वाष्प दाब है P2, इसके सापेक्ष ताप है T2। आइए इस ग्राफ को समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये जो बिंदु दिख रहा है आपको C, ये वो बिंदु है जब विलायक द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। इधर है द्रव अवस्था, इधर है ठोस अवस्था। ये वो बिंदु है जहाँ पर विलायक द्रव से क्या बनेगा, ठोस। और ये वो बिंदु है जहाँ पर विलयन द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलेगा। यानी ये वाला बिंदु इस विलायक का हिमांक है और ये वाला बिंदु इस विलयन का हिमांक है। तो देखिएगा, जैसे जैसे हम इस तरफ आते जाते हैं तो हमें ये बिंदु प्राप्त होता है। इसके सापेक्ष ताप क्या है, T2, और इस वक्त दाब कितना है, P2। तो वाष्प दाब है P2, इसके सापेक्ष ताप है T2। अब इस विलयन वाले ग्राफ में चलते हैं। हम चलते हुए आ रहे हैं और हम इस बिंदु पर आए, ई बिंदु पर। ये विलयन का हिमांक है। इस बिंदु के सापेक्ष ताप है T2 और वाष्प दाब क्या है, ताप है T1 और वाष्प दाब है P1। तो अब गौर करेंगे बेटा, हम यहाँ देख रहे हैं कि विलायक का जो हिमांक है, विलायक का हिमांक जो है वो T2 है और विलयन का हिमांक क्या है, T1। तो हम इन दोनों में की बात करें तो T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा TF। तो T2 में से जब हम T1 को माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, तो हमें जो डेल्टा TF प्राप्त होगा यही कहलाएगा हिमांक में अवनमन। तो ये ग्राफ के द्वारा हम समझ रहे थे। आइए जरा इसके डेरिवेशन को हम करने की कोशिश करेंगे। गौर करेंगे बेटा, तो हमारे पास हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। तो ध्यान रखिएगा आप इस बात का कि मान के चलते हैं कि हमारे पास विलायक की मात्रा है WA और विलेय की मात्रा है WB। मतलब WA ग्राम विलायक में WB ग्राम विलेय को घोला गया और एक हमें विलयन प्राप्त हुआ। इस विलायक का आणविक द्रव्यमान है Ma और इस विलेय का आणविक द्रव्यमान है Mb। तो चूँकि हम जानते हैं कि हिमांक में अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है, अतः डेल्टा TF समानुपाती होगा, डेल्टा TF ये समानुपाती होगा स्मॉल m के, जहाँ स्मॉल m का मतलब होता है मोललता। तो ध्यान रखिएगा कि किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उस विलायक में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या पर या मात्रा पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा हम विलेय उस विलायक में घोलेंगे उतना ही ज़्यादा हिमांक में क्या होगी, कमी होगी, हिमांक में अवनमन होगा। तो डेल्टा TF समानुपाती है स्मॉल m के। हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू हम एक नियतांक लाएंगे KF और ये आ गया m। चूँकि हम जानते हैं स्मॉल m मतलब होता है मोललता, और मोललता के सूत्र की हम बात करें तो क्या होगा, ये WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, ये स्मॉल m मोललता का सूत्र होता है। तो आइए हम स्मॉल m का मान इस समीकरण में रखने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 में स्मॉल m का मान हम रख देते हैं। तो हमारे पास जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू
WB/MB into 1000/WA इन ग्राम। और ये जो आपके पास में सूत्र आया है, ये सूत्र विलयन के, ये सूत्र हिमांक में अवनमन और विलय के अणुभार के बीच में क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। तो इस तरह से हमने ये समझा हिमांक में अवनमन को। अब आपको मैं बता दूं कि हम इस जो टॉपिक को पढ़ रहे थे, इसका हमारी दुनिया में क्या उपयोग है, आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो हिमांक में अवनमन क्या है बेटा, जब किसी वाष्पशील विलायक अर्थात जल जैसे किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय अर्थात नमक NaCl जब हम मिला देते हैं तो हिमांक में क्या आती, कमी। इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। तो हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे थे, तो इसका हमारे लिए क्या उपयोग है। तो इसका सबसे पहले उपयोग या अनुप्रयोग की बात करें तो नंबर 1, आपने देखा होगा गाड़ियों का जो रेडिएटर होता है, गाड़ियों का जो रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर के अंदर पानी भरा जाता है, कुछ इस तरह से उसका आकार होता है। और आपने देखा होगा कि इनके अंदर पानी भरा जाता है, यहाँ पर पानी भरा जाता है। और जो ठंडे देश होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, वहाँ पर तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो 0 डिग्री से तापमान जैसे नीचे जाता है तो इनमें भरा हुआ जल तुरंत बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि रेडिएटर में भरा हुआ पानी बर्फ बन जाता है और अगले दिन सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो इसीलिए वहाँ के देशों में क्या करते हैं कि इस जल को जमने नहीं देना है, इसीलिए इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल ये एक विलेय है। तो इस विलायक में इस अवाष्पशील विलेय को डाल देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि इस विलायक के हिमांक में अवनमन अर्थात कमी हो जाती है। और जो 0 डिग्री पर जमने वाला जल था, अब वो बहुत नीचे मतलब -10 -20 में जाकर के वो बर्फ़ में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से ठंडे देशों में, ठंडे प्रदेशों में गाड़ियों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल डाल दिया जाता है, ताकि वहाँ की गाड़ियों के अंदर रेडिएटर में भरा हुआ जल बर्फ़ में परिवर्तित ना हो। इसका दूसरा उपयोग क्या है, इसका दूसरा उपयोग अगर हम देखें तो वो है पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ को हटाने के लिए। हम कल्पना करते हैं कि मान के चलिए ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन में एक बड़ी सी सुरंग बनाई गई है, एक बड़ी सी सुरंग बनाई गई है। और इस बड़ी सी सुरंग का उद्घाटन करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाने वाले हैं। और मान के चलिए वो सड़क के रास्ते से जा रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ चारों तरफ बर्फ़ जम जाती है, क्योंकि यह कश्मीर का एरिया है। ऐसी स्थिति में जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पहुँचेंगे तब तक तो चारों तरफ बर्फ़ जम जाएगी। तो बर्फ़ क्यों जम रही है, क्योंकि रात में यहाँ का तापमान कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसी स्थिति में इस बर्फ़, पूरे रास्ते की बर्फ़ को हटाने के लिए हम इस जल में, इस बर्फ़ में चारों तरफ NaCl या फिर CaCl2 जैसा कोई अवाष्पशील विलेय मिला देंगे। तो जब हम चारों तरफ इसका छिड़काव कर देंगे, इसको छिड़क देंगे, तो जो बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने वाली थी वो इस NaCl या CaCl2 की वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में परिवर्तित नहीं होगी और वो जल बनकर ही बहती रहेगी। नतीजा पूरा रास्ता खुला रहेगा, सुरंग खुली रहेगी और अगले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जाकर के उसका उद्घाटन कर पाएंगे। तो इस तरह से पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ को हटाने के लिए या सड़कों पर जमा हो गई बर्फ़ को हटाने के लिए हम इस हिमांक में अवनमन नामक अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं।